इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा करते हुए निरंजन पोद्दार साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मिथिलेश जामिनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और सहयोगी भी कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले निरंजन पोद्दार जी, शुरुआत आपसे करते हुए, क्योंकि इससे पहले के अगर इलेक्शन पर नजर डालें तो निश्चित तौर पर जीत कांग्रेस की हुई थी, लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखा गया था। और 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है हार और जीत में। मेरे साथ खेलो मम्मी प्लीज। साथ में प्रियंका, आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा कि जिस तरीके से पिछली बार जो कांग्रेस की कमान थी वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी के हाथ में थी, और सचिन पायलट जी युवा जोश और जिस तरीके से उन्होंने पसीना बहाया था, गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के जनता के साथ कनेक्ट किया था। और मेरे हिसाब से युवा राजस्थान, जब सचिन पायलट जी को ये लग रहा था कि संभावित मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी हैं, तो जो राजस्थान के जो यूथ था वो भी कांग्रेस के साथ बढ़ चढ़ करके उसने पूरा समझ लीजिए पूरा कांग्रेस का सहयोग किया। लेकिन इस बार के जो चुनाव है इनके अंदर दो तीन चीजें हैं प्रियंका जी। पहली बात तो ये है कि जो अशोक गहलोत जी ने जो आखिरी वर्ष होता है, चुनावी वर्ष होता है, उसके दौरान जो भी कार्य किया है उस दौरान जनता को लगा है कि कार्य हुआ है, या समझ लीजिए तमाम घोषणाएं हुई है, चाहे वो 52 जिले बनाने की घोषणा है, चाहे वो 500 रुपए का सिलेंडर हो, और ये जीवीर वो जीवीर, जितनी भी घोषणाएं सारी की सारी अंतिम वर्ष में हुई है, जिसका जनता तक अभी तक, जिसको कहते हैं धरातल पे, उसका अभी पूरी तरह उसका वितरण अभी जनता को अभी उसको मिलना शुरू नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ आपका ये मान के चलिए कि जो पिछली बार जहां से कांग्रेस मजबूत स्थिति में बहुत निकल करके उभरी थी, मैं बात कर रहा हूँ गुजर बेल्ट की, वहां इस बार शायद वो गुजर बेल्ट के अंदर भी लोग पसोपेश में है, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की जो अदावत है वो सबके सामने है। और आपने ये भी देखा होगा कि लगभग पूरा चुनाव कैंपेन बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी का इन्होंने हाथ तो मिलवाया केंद्रीय नेतृत्व ने, लेकिन अभी भी इनकी एक साथ कहीं कोई मीटिंग नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज का पूरा संशय है। और सचिन पायलट जी के बयान भी आप देखेंगे बहुत नपे तुले और बहुत सदे हुए बयान है, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी के बयान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो समाज जो लामबंद होकर के वोटिंग करता है वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इस बार थोड़ा व्यथित है कांग्रेस को लेकर के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनाव लड़ते हुए और टक्कर में तो रही है, लेकिन चुनाव परिणाम जब आएंगे तो आपके सामने एक समझ लीजिए बहुत बड़ा चौंकाने वाले परिणाम आपके सामने नजर आएंगे। निरंजन पोद्दार साहब, नोटा का जिक्र हमने किया और ये जाना कि किसका नुकसान किसका फायदा होगा, लेकिन नोट से क्या लग रहा है? क्योंकि लगातार कई प्रत्याशी से लेकर कई लोग नोट बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज एक तस्वीर हमने देखी, हालांकि हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन एक कांग्रेसी पार्षद नोट बांटते हुए नजर आए, धमकियां भी दी जा रही। क्या लग रहा है, चुनाव पर इसका भी असर पड़ेगा क्या? देखिए प्रियंका जी, निश्चित रूप से प्रत्येक चुनाव के अंदर ये लुभाने का और खरीदने का जो सिलसिला चलता है, ये धीरे धीरे करके अब मेरे हिसाब से पहले से इसके अंदर बहुत ज्यादा सुधार है, लेकिन ये अभी भी प्रत्येक चुनाव के अंदर पूरे भारत के अंदर ही ये परंपरा अभी खत्म नहीं हुई है। बात कर रहा हूं मैं किसी भी प्रकार का, चाहे वो नशा बांटने का हो, चाहे वो पैसा बांटने का हो। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने नोटा का सवाल किया, देखिए इसके अंदर अगर मेरे अगर आप विचार सुनेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि नोटा का नुकसान ज्यादातर मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी को होता है। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट पूरे देश के अंदर डेडिकेटेड वोट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट अगर पोलिंग करने जाएगा तो वो अपोजिशन को वोट देने में मतलब आप ये मान के चलिए कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी को बटन दबाने में उनकी उंगली कहीं ना कहीं कांपती है, तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है तो नोटा दबा देता है। अदरवाइज जो एंटी बीजेपी वोट है वो अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करता है। तो एक बात तो ये, दूसरी बात प्रियंका जी, देखिए इस बार के चुनाव के अंदर मैं जहां तक विश्लेषण कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो
टिकटों का जो बंटवारा हुआ जी। है उसके अंदर अनेक कई टिकटें ऐसी हैं जिनके अंदर मैंने देखा है कि इन्होंने अपना जो पुराना जो इनकी स्ट्रेंथ थी उसको बचाते हुए, हाँ ठीक है, अभी जैसे जैमिनी जी कह रहे थे कि कई जगह जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करके और खेल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की लाइबिलिटी है। लेकिन हाँ। इस बार जैसे कई सीटों के ऊपर आप देखेंगे, अब नवलगढ़ की सीट के ऊपर राजकुमार शर्मा एक मजबूत कैंडिडेट शुरू से चलते आए, लेकिन इस बार विक्रम सिंह जाटव को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतार दिया अपने टिकट के ऊपर, जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर के दूसरे नंबर पे रहे थे। मैं बात कर रहा हूं नवलगढ़ सीट की, या आप बात करें खंडेला की। दूसरी भाषा में आप यूं कहें कि शेखावाटी की जो 20-22 सीटें हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, वहां पे आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने नुकसान को कवर करते हुए नजर आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी शेखावाटी में बराबर की स्थिति में। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जिस तरीके से इन्होंने बालकनाथ जी को इन्होंने तिजारा भेजा है, तिजारा से इनको चुनाव लड़ा रहे, और जिस तरीके से ये जो क्षेत्र है अलवर और ये गुजर बेल्ट का क्षेत्र है, कहने का तात्पर्य ये है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से जो रणनीति बनाई है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इनकी सटीक दिशा में उठाए हुए कदम है। और लेकिन इसका परिणाम जब 3 दिसंबर को आएगा, तब ये सारे अभी हम जो चर्चाएं कर रहे हैं सारे की सारी ये चीजें अनुमान और संभावनाओं के ऊपर निर्भर है। लेकिन 3 दिसंबर को बिल्कुल, अभी सब कुछ अनुमान और संभावनाएं ही हैं। वक्त फिलहाल हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो